रात के 2 बजे मैंने अपने बेटे के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। बहू कह रही थी, बस कल सुबह अम्मा जी के दस्तखत हो जाएं, फिर उन्हें पागल छाने खाने छोड़ आएंगे। मेरे हाथ में पानी का गिलास था जो छूटकर गिर गया, लेकिन मेरी किस्मत फूटने से बच गई क्योंकि अब मैं जाग चुकी थी। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए थे, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। मैं वही अंधेरे गलियारे में दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मेरे पैर कांप रहे थे। यह मेरा अपना घर था, लखनऊ का यह पुश्तैनी मकान शांति कुंज, जिसे मेरे स्वर्गीय पति और मैंने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था। और आज उसी घर की दीवारों के पीछे मेरा अपना खून, मेरा बेटा रमन और मेरी बहू शिखा मुझे ही बेघर करने की साजिश रच रहे थे। मैंने अपनी सांस रोकी और ध्यान से सुनने की कोशिश की। रमन कह रहा था, अरे धीरे बोलो शिखा, अगर बुढ़िया ने सुन लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। वैसे भी पिछले 2 महीनों से जो हम दवाइयाँ बदल रहे हैं, उससे उनका दिमाग शून्य पड़ने लगा है। कल डॉक्टर अवस्थी आएंगे, वे सर्टिफिकेट दे देंगे कि माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम और माँ सीधा आसरा पागल खाने। शिखा की हंसी सुनाई दी। हाँ, आखिर कब तक इस पुराने खंडहर में उनकी तीमारदारी करेंगे। गया घर बेचकर हम वापस बेंगलोर चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने आवाज नहीं होने दी। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में आई, बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरा दिमाग अतीत के पन्नों को पलट रहा था। रमन मेरा इकलौता बेटा, मेरे पति जो शहर के नामी वकील थे, उनके गुजरने के बाद मैंने रमन को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसे पढ़ने विदेश भेजा, उसकी पसंद की लड़की शिखा से शादी करवाई। वे दोनों बेंगलोर में रहते थे। 6 महीने पहले जब रमन ने फ़ोन पर रोते हुए कहा था कि उसका व्यापार डूब गया है और वे वापस लखनऊ आना चाहते हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा था कि बुढ़ापे में घर फिर से आबाद हो जाएगा, लेकिन उनके आने के बाद घर आबाद नहीं, बर्बाद होने लगा। शुरू के कुछ हफ्ते तो सब ठीक था, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। शिखा ने रसोई पर कब्जा कर लिया। मुझे कहा गया, माँ जी आप आराम करो, बस आपकी उम्र हो गई है। मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर वह आराम कैद में बदलने लगा। अजीब घटनाएं होने लगी। कभी मेरी अलमारी की चाबी गायब हो जाती, जो हमेशा मेरे तकिए के नीचे रहती थी। कभी गैस खुली मिलती, जबकि मुझे याद था कि मैंने बंद की थी। रमन मुझे टोकता, माँ आप फिर भूल गई, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। मैं घबरा जाती, क्या सच में मैं सठिया रही हूँ। एक बार शिखा ने मेरी चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया, और जब मैंने कहा तो सबने मुझे ही गलत ठहराया। माँ जी आपने खुद बनाया था, हम तो देख रहे थे, आपको मति भ्रम हो रहा है, शिखा ने रमन के सामने कहा था। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। मैं खुद को एक बीमार, लाचार बूढ़ी औरत समझने लगी थी। लेकिन आज रात उस बंद कमरे की बातचीत ने मेरे दिमाग से सारा कोहरा साफ कर दिया था। मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया जा रहा था। वो दवाइयाँ जो रमन मुझे ताकत ही बताकर खिलाता था, असल में मुझे नशेड़ी और सुस्त बनाने के लिए थी। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने एक फैसला लिया। मैं गायत्री देवी हूँ, स्वर्गीय वकील विश्वनाथ प्रताप सिंह की पत्नी। मैंने अपनी ज़िंदगी कानून की किताबों और अपने पति की बहसों को सुनते हुए बिताई है। अगर मेरा बेटा चालाकी खेल रहा है, तो उसे यह नहीं पता कि उसकी माँ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सुबह 8 बजे मैं हमेशा की तरह उठी। मैंने अपने चेहरे पर वही भोलापन और थोड़ी सी घबराहट ओढ़ ली जो वो देखना चाहते थे। नाश्ते की मेज पर रमन ने बड़े प्यार से पूछा, माँ रात को कैसी नींद आई? आज डॉक्टर अवस्थी आने वाले हैं, बस रूटीन चेकअप के लिए। मैं कांपते हाथों से चाय का प्याला उठाया मैंने और कहा, हाँ बेटा, पता नहीं क्यों आजकल बहुत घबराहट रहती है। जो तुम ठीक समझो करो। रमन और शिखा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। नाश्ते के बाद रमन किसी काम से बाहर गया। शिखा अपने कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। यही मेरा मौका था। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें मेरे पति के कुछ खास दोस्त के नंबर थे। मैंने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। हेलो वकील साहब, मैं गायत्री बोल रही हूँ, विश्वनाथ जी की पत्नी। उधर से एक भारी और रौबदार आवाज़ आई, अरे भाभी जी, इतने सालों बाद सब ठीक तो है? वह मेरे पति के जूनियर और इस शहर के सबसे बड़े वकील मृणाल देश पांडे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, एक ही सांस में, दवाइयाँ, साजिश, पागल खाना, सब कुछ। मृणाल जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, भाभी जी यह तो अपराध है, आप चिंता मत कीजिए। विश्वनाथ सर ने मुझे वकालत सिखाई थी, आज उनका गुरु दक्षिणा चुकाने का वक्त है। आप बस वैसे ही करती रहिए जैसा मैं कह रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद मुझे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। यह लड़ाई सिर्फ एक मकान की नहीं थी, यह मेरे आत्मसम्मान की थी। दोपहर को डॉक्टर अवस्थी आए। वह रमन के दोस्त थे। उन्होंने बस मेरा बीपी चेक किया और रमन से कहा, हाँ लक्षण साफ है, डायमेंशिया, भूलने की बीमारी की शुरुआत है। इनको तुरंत देखभाल और कानूनी संरक्षण की जरूरत है। मैं सर्टिफिकेट बना देता हूँ।
मैं चुपचाप बैठी सब देख रही थी। मन कर रहा था कि चिल्लाकर कहूँ कि तुम झूठे हो, लेकिन मुझे नाटक जारी रखना था। रमन ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। माँ, यह कुछ कागज हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी बीमारी बढ़ सकती है, इसीलिए घर की देखरेख के लिए मुझे कानूनी अधिकार चाहिए। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं और शिखा सब संभाल सकें। शिखा ने मेरे पेन मेरी तरफ बढ़ाया। लीजिए माँ जी, यहाँ से निशान लगा है। मैंने पेन हाथ में लिया। मेरे हाथ सच में कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। मैंने रमन की आंखों में देखा, वही आंखें जो बचपन में खिलौने के लिए रोती थी, आज जायदाद के लिए छल से भरी थी। मैंने कहा, बेटा, बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं है। मेरा चश्मा कहाँ है? शिखा झुंझलाई। अरे माँ जी, बस साइन ही तो करना है, कर दीजिए ना। नहीं बहू, मैंने जिद की। तुम्हारे बाबूजी कहते थे बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। मेरा चश्मा ला दो। रमन ने शिखा को इशारा किया। शिखा पैर पटकते हुए अंदर गई और मेरा चश्मा ले आई। मैंने चश्मा पहना और फाइल खोली। जैसा मैंने सोचा था, वह पावर ऑफ अटॉर्नी और गिफ्ट डीड्स थी, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से यह घर रमन के नाम कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानसिक रूप से इसे संभालने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, क्या एक माँ के साथ ऐसा धोखा होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हर माँ को अपने बुढ़ापे के लिए सतर्क रहना चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सके। आपका एक लाइक मुझे और हिम्मत देगा। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रमन ने खिड़की से झांका। यह कौन आ गया इस वक्त? दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला। सामने मृणाल देशपांडे खड़े थे, अपने 2 सहायकों और एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। रमन का चेहरा पीला पड़ गया। मृणाल चाचा, आप यहाँ पुलिस के साथ? मृणाल जी ने रमन को अनदेखा किया और सीधे मेरे पास आए। उन्होंने मेरे पैर छुए। प्रणाम भाभी जी, जैसा आपने कहा था, मैं नए कागजात तैयार करवा लाया हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिखा ने घबरा कर पूछा, नए कागजात? यह क्या हो रहा है? मैं अपनी कुर्सी से उठी। अब मेरी कमर सीधी थी और आवाज़ में कंपन नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी। मैंने रमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, रमन, तुझे क्या लगा था जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया तो उसे ही चुप करा देगा? जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो उसे ही पागल साबित कर देगा? रमन हकलाने लगा। माँ, आप तो बीमार थी। मैंने डॉक्टर अवस्थी की तरफ देखा, जब से खिसकने की फिराक में थे। इंस्पेक्टर ने उनका रास्ता रोक लिया। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक शीशी निकाली। यह वह दवा है जो तुम मुझे रोज रात को दूध में मिलाकर देते थे। मैंने पिछले 1 हफ्ते से यह दवा नहीं पी, बल्कि तुलसी के गमले में डाली है। देखो, वह तुलसी भी सूख गई है। सोचो मेरे जिगर का क्या हाल हुआ होगा। शिखा रोने का नाटक करने लगी। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। चुप रहो, मेरी आवाज़ गूंज उठी। अब मेरे बोलने की बारी है। मृणाल जी ने एक फाइल मेज पर रखी। मैंने उस पर हाथ रखा। रमन, तू मुझसे यह घर चाहता था ना? ले, मैंने फैसला कर लिया है इस घर का। रमन की आंखों में फिर से लालच आ गया। उसे लगा शायद मैं डर गई हूँ। मैंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। मैं गायत्री देवी अपने पूरे होशो हवास में यह शांति कुंज और अपनी सारी चल अचल संपत्ति आज से विश्वनाथ धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम करती हूँ। रमन और शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ट्रस्ट? माँ, आप यह नहीं कर सकती, रमन चिल्लाया। मैं कर चुकी हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। आज सुबह ही मैंने और मृणाल जी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह घर अब अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों का आश्रम बनेगा। शिखा गुस्से में तमतमा उठी। तो हम कहाँ जाएंगे? यह हमारा भी घर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहू, यह तुम्हारा घर कभी नहीं था, यह मेरा घर था। तुम तो इसे पुराना खंडहर कहती थी ना। अब यह खंडहर उन लोगों को पनाह देगा जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है, बिल्कुल मेरी तरह। रमन ने मेरे पैरों में गिरने की कोशिश की। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, हमारा कर्ज है, लोग हमें मार डालेंगे। मैं पीछे हट गई। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अडिग था। अगर आज मैं पिघल जाती तो कल ये फिर मुझे डसते। मैंने कहा, रमन, जब तुमने मुझे पागलखाने भेजने की बात की तब तुमने अपने बेटे होने का अधिकार खो दिया, लेकिन मैं अपनी माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। मैंने ट्रस्ट के कागजों में एक शर्त रखी है। रमन ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। तुम दोनों को यहाँ रहने की जगह मिल सकती है, मैंने कहा। रमन और शिखा के चेहरों पर राहत दिखी। लेकिन मालिकों की तरह नहीं, मैंने अपनी बात पूरी की। कर्मचारियों की तरह। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए मैनेजर और केयर टेकर की ज़रूरत है। तुम्हें यहाँ रहने और खाने को मिलेगा, साथ में थोड़ी तनख्वाह भी। लेकिन तुम्हें उन बुजुर्गों की सेवा करनी होगी, उनके जूठे बर्तन धोने होंगे, उनकी साफ सफाई करनी होगी। अगर तुम यह कर सकते हो तो रहो, वरना दरवाज़ा खुला है। यह दोनों के अहंकार पर सबसे करारा तमाचा था। शिखा, जो मुझे पानी का गिलास देने में भी अपमान महसूस करती थी, अब उसे दूसरों के पैर दबाने थे। मृणाल जी ने कहा, और हाँ, अगर गायत्री भाभी को एक भी खरोच आई या उन्हें मानसिक तनाव दिया गया तो ट्रस्ट के नियम के अनुसार आप दोनों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के जुर्म में। डॉक्टर अवस्थी तो जा ही रहे हैं जेल।
पुलिस डॉक्टर को ले गई। रमन और शिखा वहीं खड़े रहे, सिर झुकाए। उनके पास दो ही रास्ते थे, सड़क पर भूखे मरना या अपने किए का प्रायश्चित करना। उस रात मुझे पहली बार सुकून की नींद आई। मैंने अपने घर को बचा लिया था, लेकिन उससे भी जरूरी, मैंने अपने आत्मसम्मान को बचा लिया था। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। शांति कुंज के बोर्ड के नीचे एक नया बोर्ड लगा, विश्वनाथ सेवा सदन। रमन और शिखा काम पर लग गए। शुरुआत में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। बुजुर्गों की सेवा करते वक्त शिखा का मुंह बना रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसे उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने लगा तो मैंने उसमें बदलाव देखा। रमन, जो पहले दिन भर मोबाइल में लगा रहता था, अब आश्रम का हिसाब किताब रखता था। मेरे हाथ में अब घर की चाबी नहीं, बल्कि पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। असली बदलाव तब आया जब 6 महीने बाद एक त्योहार के दिन रमन मेरे पास आया। उसके हाथ में एक साड़ी थी। उसने कहा, माँ, यह मेरी पहली तनख्वाह से है, ट्रस्ट की तनख्वाह से। कोई बिजनेस का पैसा नहीं, कोई चोरी का नहीं, मेरी मेहनत का है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ लालच नहीं था, पछतावा और संतोष था। मैंने साड़ी ले ली, मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी शर्तों और सुरक्षा को कभी नहीं हटाया। क्या गायत्री देवी ने रमन को ट्रस्ट में नौकरी देकर सही किया? क्या बच्चों को सुधरने का मौका देना चाहिए या उन्हें घर से निकाल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी का अंत। आज मैं 70 साल की हूँ। मेरा घर अब अनाथ बच्चों की किलकारियों और बुजुर्गों के अनुभव से भरा रहता है। रमन और शिखा अब भी यही काम करते हैं। वे अब मालिक नहीं बनना चाहते, वे बेटे और बहू बनकर खुश हैं। लेकिन मैंने अपनी वसीयत नहीं बदली। मेरे जाने के बाद भी यह घर ट्रस्ट का ही रहेगा, क्योंकि मैंने सीखा है कि संपत्ति रिश्तों में जहर घोल सकती है, लेकिन सेवा रिश्तों को पवित्र करती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भावुकता में बहकर अपने बुढ़ापे की लाठी, अपनी संपत्ति कभी दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अपनी ही संतान क्यों ना हो। प्यार करो, विश्वास करो, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान की चाबी अपने पास रखो। एक सतर्क माता पिता ही एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलूंगा एक नई और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।